रोजाना खबर रखे सब पे नजर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। नमस्कार। इस बड़ी खबर के प्रायोजक हैं हीरा वाले, डायमंड का एक्सक्लूसिव शोरूम, लाला का बाजार, निकट घंटाघर, मेरठ। यहाँ डायमंड, लैब ग्रोन डायमंड व पोल्की ज्वेलरी बहुत कम रेट पर उपलब्ध है। तो आज ही आइए और हीरा को ले जाइए अपने घर। कॉल करें 8181030381 पर। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं भास्कर विभूति। आज का इंटरव्यू कहां से शुरू करें और कहां खत्म करें, किस पक्ष को लें या किस पक्ष को ना लें। मैं बेशक पत्रकार हूं, मैंने लंबे समय तक देश के बड़े ब्रांड में काम किया है, लेकिन अभी एक व्यापारी के तौर पर अपना ब्रांड चला रहा हूं। पत्रकार भी हूं और अपना एक बिजनेस भी चला रहा हूं, क्योंकि ये कहना गुरेज नहीं करना चाहिए कि हम व्यापार नहीं कर रहे हैं। हमारा मीडिया हाउस है, मीडिया ग्रुप है, मीडिया कंपनी है, तो मैं व्यापारी भी हूँ। लिहाजा उन तमाम व्यापारियों के दर्द को मैं समझता हूँ। पाई पाई जोड़कर, एक एक पैसा जोड़कर, पत्नी के गहने को गिरवी रखकर, पत्नी के गहने को बेचकर, बच्चे की कमाई काट कर, बच्चों की बचपन में वो खुशनुमा जिंदगी को त्याग कर एक एक पाई जोड़ के वो बिजनेस खड़ा करता है कि आने वाले कल में उसके लिए एक वरदान साबित हो, बच्चों के लिए एक मुफीद व्यापार तैयार हो कि अगर किसी कारण से नौकरी नहीं लगती है तो वो संभाल सके। मैं बात कर रहा हूँ सेंट्रल मार्केट की। सेंट्रल मार्केट का 661/6 सभी के जहन में है। क्या सेंट्रल मार्केट के 661/6 के अलावा शास्त्री नगर में, जागृति विहार में, मेरठ में अवैध निर्माण नहीं है? आवास विकास के ऑफिस जहां पे है वहीं के 50-100 मीटर के दायरे में पूरा आरटीओ रोड, रिहायशी मकान पे बड़े बड़े ब्रांड के शोरूम खुले हुए हैं। क्या आवास विकास को दिखाई नहीं देता? बेशक ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, लेकिन आवास विकास जब कोई आवासीय पे, भूखंड पे जब कोई शोरूम, ऐसा नहीं कि आगे एक शटर लगा छोटा दुकान बना, पूरा शोरूम तैयार हो रहा है आरटीओ रोड पर, तब वो करने देते हैं पैसा लेकर या जिस कारण से भी। लेकिन जब बिल्डिंग खड़ी हो जाती है तो उसको नोटिस देके उसको थ्रेट करते हैं, तोड़ देंगे। फिर उसके आगे क्या होता है ये सबको पता है। पर अब भावनात्मक पक्ष को लेकर हम आज आए हैं। 661/6 में 22 दुकान है, 22 दुकानदार के आजू बाजू जो स्टाफ है सब मिला के 500 लोगों की जिंदगी फंसी हुई है। सरकार, जनप्रतिनिधि, तमाम लोग कुछ न कुछ एक रास्ता निकले। जब किसी आतंकवादी का फांसी रुकवाने के लिए भी 12 बजे कोर्ट खोल सकते हैं, तो ये तो अभी जिंदा है और उसे जिंदा रखना है, क्योंकि पत्नी है, बच्चे हैं, तमाम चीज़ें हैं। कुछ न कुछ रास्ता निकले। इसी भावना के पक्ष को लेकर मेरठ में एक सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं इस मुद्दे को लेकर विपुल सिंघल। प्रखर वक्ता हैं, एडवोकेट भी हैं, व्यापारी भी हैं। लिहाजा कई संगठनों से व्यक्तिगत तौर पे वो जुड़ रहे हैं और बात कर रहे हैं कि आखिर सेंट्रल मार्केट को किस तरीके से हम बचा सकें। लगातार जिस तरीके से सेंट्रल मार्केट का भावनात्मक पक्ष एक बहुत सटीक उदाहरण के तौर पर है कि जब कोई घरौदा बनाता है उसको तोड़ने के लिए बुलडोजर लेकर कोई भी आ जाता है, लेकिन उस वक्त वो अधिकारी और तमाम लोग कहाँ होते हैं जब घरौदे बन रहे होते हैं या कोई व्यवसायिक कम्प्लेक्स बन रहा होता है। अभी भी सेंट्रल मार्केट में जिस जगह पर 661/6 है उसी कुछ कदम की दूरी पर रिहायशी भूखंड में कई शोरूम्स बन रहे हैं, ज्वेलर्स के बन रहे हैं और कई बन रहे हैं। ये बार बार रोजाना खबर बता भी रहा है और दिखा भी रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या कुछ टैक्स लेकर, जुर्माना लेकर इन व्यापार को बचाया जा सकता है? तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए मेरठ के दिग्गज शख्सियत हैं, व्यापारिक पृष्ठभूमि के जीवंत प्रणेता हैं, लगातार सेंट्रल मार्केट के व्यापारियों के लिए जगह जगह मीटिंग कर रहे हैं। विपुल सिंघल, नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आज पहली बार मैं बीच में आपकी बात रुकूंगा। किसी पत्रकार ने अपने आप को व्यवसायिक कहा कि वो भी व्यापारियों से जुड़ा हुआ है, उसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन आपका। धन्यवाद कि आपने अपने आप को व्यापारी माना और व्यापारियों का पक्ष रखने के लिए हमारे से बातचीत करनी। बिल्कुल, मैं खुद को मानता हूं, जब तक मैं दैनिक जागरण, जी न्यूज़, यही तमाम बड़े ब्रांड में था, मैं पत्रकार था, लेकिन अब पत्रकार के साथ एक व्यापारी भी हूं और लगातार सेंट्रल मार्केट से ही रोजाना खबर का जन्म हुआ। लिया जा वहां के एक एक ईंट से हमारी भावनात्मक रिश्ता हमारा जुड़ा हुआ है। आपकी लगातार मीटिंग चल रही है, आप ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के पास भी गए, किशोर वाधवा जो पूर्व प्रधान है सेंट्रल मार्केट के, लगातार व्यापारियों से बात चल रही है। आपको क्या लगता है, क्योंकि इंटरव्यू कहाँ से शुरू करें, कहाँ से ख़त्म करें, इस मुद्दे पे आज कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस भावनात्मक पक्ष समझ में आ रहा है कि राहत कैसे मिलने की उम्मीद लग रही है। मैं अभी हाल ही की 1-2 घटना से बात शुरू करूंगा कि अभी बिल्कुल इसी क्षेत्र के अंदर 94 दुकानें खोके थे, 94 खोके बनाए हुए थे, जहां पर अभी नगर निगम मेरठ का दफ्तर आ रहा है। नगर निगम का दफ्तर बनाने के लिए उन 94 खोखों को एक ही झटके में तोड़ दिया गया।
94 घरों को बिल्कुल बर्बाद कर दिया गया, उनका खाना पाना बंद हो गया। वे लोग हाई कोर्ट गए और उच्च न्यायालय ने ये कहा उन अधिकारियों के लिए कि जब आपने इनकी विस्थापना की योजना नहीं बनाई थी तो इन्हें एक ही झटके में कैसे उजाड़ दिया। वह वो व्यापारी थे जो सरकार की भूमि पर बैठे हुए थे। आज मेरा व्यापारी अपनी ही जगह पर बैठा हुआ है, उसने अपने लिए आवंटित कराई है वह भूमि जिसका पूरा पैसा जमा कराया, और वह आज नहीं बैठा, पिछले 25 से 35 सालों से वहां पर व्यापार कर रहा है। व्यापार करने के लिए सभी प्रकार के उसने टैक्स दिए हैं। हाउस टैक्स वो अपना व्यवसायिक वाला देता है, बिजली का मीटर उसका कमर्शियल लगा हुआ है, कोई ऐसा ऋण नहीं सरकार का, कोई ऐसा टैक्स नहीं जो वह ना देता हो। लगातार 25 से 35 सालों से जब सेल टैक्स था तो सेल टैक्स जमा करता था, आज जीएसटी है तो जीएसटी जमा करता है। और शायद ही किसी व्यापारी के ऊपर कोई आरोप हो कि उसने 1 रुपए की भी कोई हेराफेरी सरकार के जीएसटी जमा करने में करी हो। जब इतनी ईमानदारी से हमारा व्यापारी अपना व्यापार कर रहा है, तब क्या वजह बनती है कि उसका व्यापार रातों रात उजाड़ दिया जाए, कोई वैकल्पिक व्यवस्था ना दी जाए। और जब वह वहां कर रहा है तो क्यों ना उसे नियमित कर दिया जाए। कोई सूरज को उगने से नहीं रोक रहा है हमारा व्यापारी कि पूरब की जगह पश्चिम से उगाया जाए। हमारा दुकान खुल रही है तो अगर दुकान बंद हो जाएगी तो पश्चिम से उगने लगेगा या पूरब से उगने लगेगा, या इसके तोड़ देने से सेंटर मारिए या पूरे मेरठ अवैध निर्माण से वंचित हो जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज आवास विकास क्षेत्र में शायद 7 से 10 लाख की जनता रहती है, जिसके अंदर ये मात्र हमारे 1,500 व्यापारी उनके घर की रोजी रोटी चलाने का काम करते हैं, उनकी सारी जरूरतें पूरी कराते हैं। सरकार के नियमों में मात्र 230 दुकानें व्यावसायिक हैं, जो आज भी शायद उनमें से आधी से ज्यादा बंद पड़ी हैं। सरकार उन्हें नहीं चला पाई, आवास विकास विफल रहा उन दुकानों को चलाने के लिए। इन व्यापारी भाइयों ने अपना झंडा उठा करके लोगों तक उनकी जरूरतें पूरी करने का काम करा। ये वहां पर उस दिन आकर के बसते थे जब यहाँ पर चोरी हुआ करती थी, लूट हुआ करती थी, जब वो यहाँ पर आकर के बैठते थे, लाइट जलाते थे और लोगों के घरों तक राशन पहुंचाने का काम किया करते थे। भूल गई सरकार वे दिन जिस दिन वह सरकार लोगों को पेट भरने का काम ये हमारा व्यापारी किया करता था। केवल अपनी 1 रोटी खाने के लिए 4 घरों को राशन पहुंचाने का काम करता था। आज जब सब कुछ बस गया है, अब उन्हें उजाड़ने की बात की जा रही है, जो बहुत ही दुखद है। मेरे ख्याल से शायद वे उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के अगर जज भी यहाँ पर आकर के उनकी व्यथा देखेंगे तो उनकी आंखों से आंसू ही नहीं खून के आंसू निकलेंगे, क्योंकि उन्होंने अभी एसी ऑफिस में बैठ करके डिसीजन दिया है। हो सकता है कि हमारा व्यापारी, हमारे व्यापारी का जो वकील वहां रिप्रेजेंट कर रहा हो अपनी बात पूरी ना कह पाया हो, बट सू मोटो इतने सारे केसेस सर्वोच्च न्यायालय लेता है। तो उसी प्रकार से हमारे जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं, मेरा उनसे अनुरोध है, चाहे वे यहाँ के कैंट विधायक हो, हमारे दक्षिण विधायक हो, सांसद हो, कि वे भी इस केस को सू मोटो लेकर के वे ये ना सोचे कि मेरे पास यहाँ का व्यापारी अपनी पीड़ा लेकर के नहीं आया है। उन्हें खुद उनके पास जाना है, उनके पास बात करनी है, उनका हौसला बढ़ाना है कि हम आपका व्यापार खत्म नहीं होने देंगे। हम इसको सरकारी कागजों को ठीक कराकर, जहां पर अभिलेखों में मात्र इतना लिखा है कि भू उपयोग आवासीय है, उसे केवल परिवर्तित करा करके उसे व्यावसायिक कराना है। एक कलम छोटी सी चलनी है और हजारों घर उजड़ने से बच जाएंगे। आवास विकास के मापदंड को देखा जाए तो जिस तरीके से आवास विकास के जुडिक्शन में या आसपास 50 मीटर के दायरे में रातों रात आरटीओ रोड की हम बात करें, रंगोली से लेकर आवास विकास करीब 200 मीटर के दायरे में करीब 15 से 20 बड़े बड़े शोरूम खुल गए हैं जहां पे कोई रहता भी नहीं है। ऐसी दुकानें जहां पे पीछे कोई रहता हो, दुकान खोले तो अलग बात है, लेकिन ऐसे खुल गए। सवाल ये है कि आखिर इस ध्वस्तीकरण के बाद और ध्वस्तीकरण से पहले जो काम शुरू हुए हैं और जो आदेश आए हैं और लगातार सेंट्रल मार्केट में काम चल रहे हैं, क्या अधिकारियों पे लगाम नहीं लगनी चाहिए, कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? कार्रवाई के लिए आदेश क्यों है, लेकिन कोई भी कार्रवाई उनके ऊपर उठाने का कोई कदम विभाग के द्वारा तो फिर डर काहे का? हाँ, हो क्या रहा है, पहले दुकानें बनती हैं, उन्हें बनने का पैसा वे अधिकारी लेते हैं। मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि बिना पैसे लिए कोई अधिकारी एक ईंट भी कहीं लगने नहीं देता। आज भी जहां तोड़ने की बात करी जा रही है तो उसके बराबर में ही कोई व्यापारी बना रहा है और उसके बनाने के भी पैसे उसको लिए जा रहे हैं। आज तोड़ने की बात करी गई है तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहीं भी कोई रूपरेखा तैयार कर नहीं दी है कि तोड़ा जाना है तो किस प्रकार तोड़ा जाना है। कल को यही अधिकारी आएंगे, एक तरफ की दुकान हमारा व्यापारी उन्हें दे करके भी खुश होगा कि आज मैंने अपने ऊपर आने वाली विपदा टाल दी, मैं 2 लाख और 5 लाख रुपए दे देता हूं। मोटी मोटी रकम आज भी वसूली जा रही है। कोई भी मकान जो बनता है वो कोई खोखा नहीं होता कि रातों रात ला करके रख दिया जाता है।
1 साल से 2 साल का समय लगता है किसी भी बिल्डिंग को बिल्कुल बनाने सही में। बात। लगातार व्यापारी का दोहन किया जाता है, उसे समझाया जाता है कि तुम यहां पर क्यों रह रहे हो, यहां पे व्यावसायिक कार्य करो तो तुम्हारी रोजी रोटी पलेगी। उन्हीं के कहने पर उसके अंदर चाबी भरी जाती है, वे अपने भवन के अंदर व्यावसायिक कार्य करना शुरू करता है, उनको पैसे देता है। तो उसकी क्या गलती है? उसे नहीं पता नियम क्या है। अगर कोई अधिकारी आकर उससे पैसे लेकर उसे बनाने दे रहा है तो उसके लिए नियम मात्र उतना ही है। जनप्रतिनिधि तमाम है यहाँ पे, क्या अभी तक मेरी संज्ञान में जैसे पत्रकार के तौर पर नहीं आई किसी भी जनप्रतिनिधि ने आवास विकास के दफ्तर या आवास विकास के अधिकारी को बुलाकर भावनात्मक तरीके से कोई मीटिंग की हो? क्योंकि माना सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, लेकिन अधिकारी से को बुलाकर एक मीटिंग कर सकते, क्योंकि यहीं के जो सेंट्रल मार्केट जिस विधानसभा में है, उस विधानसभा के विधायक मंत्री भी हैं प्रोटोकॉल में, और प्रोटोकॉल के तहत वो समझ सकते हैं अधिकारियों को बुला के कि आखिर और भी बिल्डिंग्स बन रही हैं, क्यों बन रही हैं और ये बिल्डिंग में क्या है मामला। लेकिन ऐसे कोई खबर आई नहीं है। इसके पीछे हम क्या माना जाए कि कैसे इन व्यापारियों के जख्म पे मलहम कौन लगाएगा और कैसे रास्ता निकलेगा? एक चीज़ और जोड़ दूँ, आपने अभूतपूर्व बंद करने की भी बात कही थी, उसमें क्या हुआ? हम लोग आदी हो चुके हैं कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी चीज़ के लिए स्वतः संज्ञान लेगा और उसके लिए सरकार से बात करेगा। आज आवश्यकता है हमारे शहर के जनप्रतिनिधियों की कि वे स्वतः संज्ञान लें। जिस प्रकार कोरोना के समय में जब लेबर और व्यक्ति, हर एक व्यक्ति अपने अपने शहर के लिए जा रहा था तो सड़कों पर सैलाब उमड़ पड़ा था। न उनके पास खाने के लिए कुछ था, न पीने के लिए कुछ था, न ठहरने के लिए कुछ था। भीषण गर्मी में वो लोग जा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और स्टेट्स को ऑर्डर किए कि वे उनके खाने की, पीने की, रुकने की व्यवस्था स्टेट्स करें। स्टेट्स ने उसको फॉलो करा और करना शुरू करा। आज आवश्यकता है हमारे शहर के प्रतिनिधियों की कि वे स्वतः संज्ञान लेते हुए सरकार के ऊपर दबाव बनाएं कि वे अभिलेखों के अंदर चेंज करें, इसको भू उपयोग को परिवर्तित करके व्यवसायिक करें ताकि हमारा व्यापारी बच सके, सरकार को जीएसटी मिल सके। आप छोटी छोटी चीजों के लिए दुकानदार को प्रोत्साहित करते हैं, सड़कों पर वेंडिंग जोन बनाते हैं। उन सड़कों पर जो सरकारी है वहां पर वेंडिंग जोन बनाया जाता है जिससे लोगों का पेट भर सके, उन्हें कारोबार मिल सके। आज कारोबारी को उजाड़ा जा रहा है, ये कहीं से कहीं तक भी समझ में नहीं आता। ये गहन चिंता का विषय है कि हमारे प्रतिनिधि बनने के बाद स्वतः संज्ञान लेते हुए व्यापारियों को बचाने के लिए क्यों नहीं आ रहे हैं? तो क्या केवल उनका उसी दिन उतरना तय है कि आज कल को वोट मिलेंगे तो वोट बैंक के लिए वो जरूर आएंगे, मीटिंग्स करेंगे, सुबह से रात तक घूमेंगे, लेकिन आज जब हमारा व्यापारी पीड़ा में है तो उनको आना चाहिए। हम उनसे अपेक्षा कर रहे हैं, हम उनके पास जाएंगे जरूर, लेकिन अगर नहीं भी जा पा रहे हैं तो उनका कर्तव्य है आज की डेट में कि वो स्वतः संज्ञान लेते हुए हमारे को बचाने के लिए सारा अखाड़ा वो जोड़े। आपने अभी कुछ दिन पहले देखा कि पहलगाम की घटना के बाद, वो एक बहुत दुखद घटना थी जिसके बाद पूरा मेरठ बंद कराया गया। वो हमारे व्यापारियों ने बंद करा, उनके सिर पर सेरा बांधा गया, लेकिन उसको बंद कराने में अगर आप देखेंगे तो मेरठ के विधायक और सांसद लगे थे। वे शायद उस रैली के अंदर जाकर के उन्होंने कमिश्नरी तक अपना पैदल चले और सभी का साथ दिया। सारे हिंदू संगठन उसके अंदर लगे थे। व्यापारी के बंद करने से अकेले बंद नहीं हुआ था। आज भी उन्हीं संगठनों को दोबारा आगे आना चाहिए, उन जनप्रतिनिधियों को दोबारा आगे आना चाहिए कि वो पूरे मेरठ की अभूतपूर्व बंदी करें। हम तो केवल शुरुआत, एक चिंगारी मात्र काम कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारी आशा है कि हम मेरठ के अंदर अभूतपूर्व अनिश्चितकालीन बंदी का आह्वान करेंगे कि जब तक इस सेंट्रल मार्केट के व्यापारियों को राहत नहीं मिल जाती मेरठ बंद रहेगा। वो दिन कौन सा होगा, 13 तारीख होगी या 14 मई होगी, वो तय किया जाएगा सभी संगठनों के द्वारा, लेकिन अनिश्चितकालीन बंदी की ओर मेरठ जा रहा है। एक बहुत बढ़िया उदाहरण नहीं जा रहा मेरठ के लिए। सेंट्रल मार्केट में चाहे राजनीति जो भी हो, लेकिन जिस तरीके से 661/6 को टारगेट किया जा रहा है या जिस तरीके से कोर्ट के आदेश भी आए हैं, अगर एक नई परिपाटी को जन्म दिया जाता है तो आने वाले कल में देख तमाशा बुलबुल का, यानी कि आप अपने तमाशा के लिए खुद जिम्मेदार होंगे। सवाल एक ये भी है कि जब वोट मांगने के लिए जनप्रतिनिधि चुनाव के वक्त उसी व्यक्ति के दरवाजे तक जाते हैं तो उसी व्यक्ति को कष्ट होने पर, क्योंकि कष्ट इसलिए मैंने शुरुआत में इंटरव्यू यही कहा कि 500 से 600 परिवारों के रोजी रोटी उस बिल्डिंग से चल रही है, स्टाफ के रूप में, परिवार के रूप में। किसी की बेटी की मैरिज होनी है, किसी के बेटे की मैरिज होनी है, किसी ने अपनी पत्नी का गहना गिरवी रख के दुकान खरीदा, व्यापार कर रहा है। इस तरीके से भावनात्मक पक्ष को अगर सब जनप्रतिनिधि मिलकर आगे आकर एक बोल्डली बैठ कर डिसीजन नहीं लेते हैं तो आने वाले कल में मेरठ के लिए एक ऐसा नज़ीर बन जाएगा कि हर व्यापारी रात में चैन की नींद नहीं सो पाएगा कि कब बुलडोजर उसके दरवाजे पे आ जाए। आई एम राइट? बिल्कुल सही कहा आपने। और उसको रोकने के लिए उसका शोषण भी होगा।
उसके लिए अधिकारी ही नहीं, कोई भी चलाएगा जो कहेगा कि मैं तुम्हारा टूटने से बचा दूंगा तो मुझे इतना पैसा दे दो, और व्यापारी मरेगा क्या नहीं करेगा, वो पैसे देगा और बचाएगा। बिल्कुल। मैं अभी इस मुद्दे पर सेंट्रल मार्केट के पूर्व प्रधान किशोर वाधवा का भी इंटरव्यू लूंगा। इस इंटरव्यू के बाद आप देखेंगे। चलते चलते एक सवाल और, क्या लगता है आपको कि आप जगह पाएंगे? बिल्कुल जगह पाएंगे, और उनको जागना होगा। अगर इस शहर के अंदर उन्हें अपना प्रतिनिधित्व करना होगा, उन्हें प्रतिनिधि के रूप में अगली बार शहर में आना होगा, तो उन्हें इसे बचा करके अपनी काबिलियत दिखानी होगी। बेशक काबिलियत दिखाने और न दिखाने का मादा नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि अगर काबिलियत दिखाने से किसी परिवार के घर में चूल्हे और रोजी रोटी बच जाए तो उनको भी सुकून की नींद आएगी, क्योंकि 2 वक्त की रोटी देना बहुत बड़ी बात है, छीन लेना 2 मिनट का काम है। लगातार सेंट्रल मार्केट के व्यापारियों के दर्द को लेकर हमने भी कमर कस लिया है। लगातार कई लोगों के इंटरव्यूज़ दिखाएंगे, पीड़ित व्यापारियों का भी इंटरव्यूज़ दिखाएंगे, लेकिन जो भी आप देख रहे हैं, अगर 100, 50, 200, 500 देख रहे हैं, आप अपने आप में 10 को मल्टीप्लाई कीजिए कि एक व्यक्ति 10 को तो प्रभावित कर सकता है। अगर आपने 10 व्यक्ति को भी अपनी बात रख के और सेंट्रल मार्केट की तरफ जोड़ने में कामयाब रहे तो एक 500 में करीब 5000 आंकड़ा चला जाएगा। जुड़िए, क्योंकि यह वाकई किसी के दिल से, घर से, चूल्हे से और ज़िंदगी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। भास्कर विभूति, रोजाना खबर, मेरठ। रोजाना खबर रखे सब पे नजर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।